हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू अवर चैनल द स्टोर ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ लव। और आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक है जी प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लासेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट ये 3 टेंस आपको करवा दिए हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो ये यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आज आपको आगे ही कराऊंगा। हमारा जो टेंस टॉपिक है उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट हम समझ चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस भी समझ चुके हैं और परफेक्ट भी समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बात और ध्यान देवें, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, जो मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे, है ना, जो कल एक्सरसाइज बीच में हमने टेंस खत्म करने के बाद में जो क्वेश्चंस दिए थे आपको ट्रांसलेट करने के लिए, वो आप में से अधिकांश बच्चों ने नहीं भेजे हैं, तो पहले उनके आंसर्स आप भेज दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो काम मिलता है आपको वो ज़रूर किया करिए सर। ठीक है, ये क्योंकि इससे थोड़ा सा लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो तो अगर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करूं तो आपने समझा इसमें कि सर इसमें इस तरह की एक्शंस आती हैं, इसमें वो क्रियाएं आती हैं जो हमेशा शो करती हैं क्या चीज़, इंडेफिनिट एक्शन को, यानी जिनके टाइम का हमें कोई पता नहीं होता कि वो कब होते हैं, या फिर उनके स्टेट का कोई हमें पता नहीं होता कि वो कंप्लीट होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं। पर हमें ये पता है कि उसमें या तो किसी की हैबिट आती है, या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन आती है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, या फिर डेली रूटीन वाली बातें जो है वो आती हैं। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया जी। ठीक है, चलिए फिर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझा, तो बाबू जी आपने इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझा कि इसमें आती है हमेशा प्रोग्रेसिव एक्शन, या फिर ऐसी प्रोसेस जो कंटिन्यू है, या फिर कंटिन्यू प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू प्रोसेस या फिर प्रोग्रेसिव एक्शन का बोध होता है इससे हमेशा, और ये ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो हमारी आंखों के सामने काम जारी होता है या आंखों के सामने काम चल रहा होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ठीक, फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट को समझा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या समझा आपने कि ये टेंस कितने टेंस को मिलाकर बना हुआ है, प्रेजेंट और पास्ट को मिलाकर बना हुआ है। इसमें एक्शन कब होती है, पास्ट में, और उसका इम्पैक्ट कब दिखाई देता है, प्रेजेंट में। ठीक है, उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रेजेंट में दिखाई देता है, तब हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अरे बोलो ना, आप बताओ। हाँ जी, क्या होती है, हैज़ और हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। और अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इज एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और अगर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उसमें असर्टिव सेंटेंस के साथ में सिंगुलर के साथ एस या ईएस और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर डू या डज, और मेन वर्ब की जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। ठीक, तीनों टेंस हुए। अब समझते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो समझिए मेरे दोस्त, आपने एक बात समझी थी कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ये हमेशा सेमी कंप्लीटेड एक्शन को शो करने का काम करता है। सेमी कंप्लीटेड प्रोसेस, यानी ऐसी प्रोसेस जो आधी पूरी हो चुकी है या कुछ हिस्सा उसका पूरा हो गया है। ठीक है जी, ऐसी प्रोसेस जिसका कुछ हिस्सा पूरा हो गया हो और कुछ हिस्सा अभी बचा हुआ हो, उसे सेमी कंप्लीटेड प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे, और इसमें खास बात क्या है कि हमारे पास में जो एक्शन होती है उसका क्या होता है, वी हैव द स्टार्टिंग पॉइंट, वी हैव स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बट नो एंडिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। ध्यान रखें दोस्तों, हमारे पास में इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, आपने समझा, सेमी कंप्लीटेड प्रोसेस होती है। पहली बात, सेमी कंप्लीटेड प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, ऐसी एक्शन जिसका कुछ हिस्सा पूरा हो गया हो और कुछ अभी भी जारी हो, ऐसी एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। दूसरी पहचान ये हुई कि इसका हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन हमारे पास में एंडिंग पॉइंट नहीं होता।
एंडिंग पॉइंट नहीं होता। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने बोला कि मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है, मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है, तो सर आपको इतना तो समझ आ गया कि मीरा ने खाना बनाना 2 घंटे पहले शुरू किया था, मतलब हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मीरा कितनी देर खाना और बनाएगी, तो क्या बता सकते हो कितनी देर बनाएगी? पता नहीं। मैं कहूँ वह 6 बजे से अखबार पढ़ रहा है, तो पढ़ना शुरू कब किया था? 6 बजे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, कितनी देर और पढ़ेगा? पता नहीं सर कितनी देर और पढ़े। बात समझ आ गई? जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई सा भी समय ले लीजिए। आपने कहा हुआ 5 सालों से इस शहर में रह रहा है, मैं 7 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वह 1950 से इस ऑफिस में काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस काम का स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन हमारे पास में एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक, ऐसी एक्शंस को आप बनाओगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब थोड़ा सा अगर मैं इसके टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करने का कोशिश करूं, तो मान लीजिए ये आपकी टाइमलाइन है। ये टेंस बना कैसे है मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं। आपने कहा कि मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है। अच्छा ये बताओ, अगर अभी 9 बज रहे हैं, ठीक है, अभी 9 बज रहे हैं, तो इससे पहले कहीं ना कहीं 8 भी बज रहे होंगे, और इससे पहले कहीं ना कहीं 7 भी बजे होंगे, ठीक, 6 भी बजे होंगे। ये आपका टाइमलाइन हो गया। ठीक, अब आप कह रहे हो कि मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है, तो 2 घंटे बाबूजी कहाँ होंगे? अगर अभी 9 बज रहे हैं तो 2 घंटे जाहिर सी बात है 7 बजे हुए होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मीरा ने कुछ खाना बनाया कि नहीं बनाया? यानी 2 घंटे हो गए तो मीरा बिल्कुल खाली तो नहीं रही होगी, कुछ ना कुछ तो बना लिया होगा ना। तो जितना खाना उसने बना लिया है उस खाने को आप क्या कहोगे सर? जितना काम हो गया उसको क्या कहोगे? कंप्लीट। क्या अभी बनाना पूरा कर दिया? बिल्कुल नहीं, अभी भी चल रहा है ना काम। तो इसलिए यहाँ से ये एक्शन कैसी है? चल रही है अभी भी, ठीक है, एक्शन चल रही है। तो जो एक्शन चल रही होती है उसे आप क्या कहते हो? कंटिन्यू। देखो ध्यान से समझना, ये परफेक्ट कंटिन्यूस बना कहाँ से? कुछ एक्शन कैसी हो गई? कंप्लीट हो गई। तो आप जानते हो जो कंप्लीट होता है उसे हम बनाते हैं किस टेंस में? परफेक्ट टेंस में। और जो कंटिन्यू होता है उसे बनाते हैं हम किस में? कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और जो परफेक्ट है इसलिए थर्ड फॉर्म लेता है, परफेक्ट है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इसमें दोनों ही शब्दों का तालमेल होता है। जरा जानना चाहोगे कहाँ और कैसे? देखो, जैसे यही तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनकर तैयार हुआ। मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है, तो 2 घंटे में कुछ बना लिया और कुछ अभी भी चल रहा है। तो जो बना लिया वो परफेक्ट हो गया, जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। कुल मिलाकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको पता चल जाए तो आप इसमें सबसे पहले जो चीज़ लिखते हो वो होती है सब्जेक्ट। क्या लिखते हो सबसे पहले? सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। फिर उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आज आप रखते हो हैज़ या हैव। क्या रखते हो? हैज़ या हैव। अभी पूरा नहीं हुआ है सर, फिर इसके साथ में क्या जोड़ना पड़ता है? बीन। ये कहानी आपकी निकल कर आती है। अब ध्यान से समझना, परफेक्ट था इसलिए हमने क्या लगाया? हैज़ और हैव, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हमने यहाँ पर बी क्रिया की जो थर्ड फॉर्म है वो हमने रख दी क्या चीज़? बीन। तो कुल मिलाकर जो हेल्पिंग वर्ब बनी वो बनी हैज़, बीन और हैव बीन। अब इसमें कॉन्टिन्यूस एक्शन भी शामिल है, तो इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे। फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको एक ज़रूरी शब्द और लिखने होते हैं जिनका नाम है सिंस या फॉर, और उसके बाद आप टाइम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, सिंस या फॉर के बाद टाइम लिख देते हैं। सवाल फिर से खड़ा होता है कि सर सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे और फॉर का यूज़ कहाँ पर करेंगे? सिंस का यूज़ कहाँ होता है और फॉर का यूज़ कहाँ होता है? ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखें, पहले यहाँ तक का जरा रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या समझा? आपने समझा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेमी कंप्लीटेड एक्स प्रोसेस का बोध होता है। ऐसी जो कुछ पूरी हो गई, कुछ चल रही है। इसका हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। मतलब क्रिया शुरू कब हुई या कितनी देर पहले शुरू हुई ये तो हमें पता होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट के बारे में यानी वो ख़त्म कब होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ठीक है, और ये दो टेंस को मिलाकर बना होता है, परफेक्ट को मिलाकर और कंटिन्यूअस को मिलाकर। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद में बीन। अब यहाँ पर हैज या हैव वाली बात फिर से समझ लीजिए। हैज आता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव आता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक।
ठीक है जी। फिर बीन लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, सिंस या फॉर के बाद टाइम लगा देते हैं। अब मेरे बच्चों को एक डाउट और बचता है, बोलो कौन सा? शाबाश। सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे? जरा इस बात को समझो, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का यूज यहाँ दिख रहा है, सिंस और फॉर का यूज, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सिंस और फॉर का यूज कहाँ पर होता है, जरा इस बात को आ जाओ सर डिटेल से समझने का काम करते हैं। अब तक आपके दिमाग में एक गलत चीज़ सेव की गई है, अब तक आपके माइंड में एक गलत चीज़ सेव की गई है, वो ये है, वो गलत चीज़ ये है कि सिंस का यूज़ करते हैं निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज़ करते हैं अनिश्चित समय के लिए। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या समय कभी निश्चित या अनिश्चित होता है? समय कभी निश्चित या अनिश्चित होता है? आप कहोगे सर होता है। मैं कहूँगा कौन सा समय निश्चित होता है? आप कहोगे जैसे 4 बजे। 4 बजे निश्चित समय है क्या? क्योंकि 4 तो दिन में 2 बार बजते हैं और पर डे बजते हैं। जैसे मैंने कहा हुआ 4 बजे से पढ़ रहा है तो मैं कहूँगा कब के 4 बजे, सुबह के या अभी के? बात समझ आई? यानी समय कभी भी निश्चित यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। समय ये निश्चित है कि समय चलता है, समय कभी रुकता नहीं है, ये बात निश्चित है, ठीक है। लेकिन समय को आप निश्चित या अनिश्चित के पहलू में अगर डालकर समझने की कोशिश करोगे तो हमेशा कन्फ्यूज़न ही मिलेगी, कन्फ्यूज़ ही रहोगे, ठीक है। तो आज आपको क्या काम करना है, यहाँ से ये अपने दिमाग से आज 2 शब्द डिलीट कर देने हैं। कौन से? पहला कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। इस बात को आज अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर 2 नए शब्द सीख लीजिए। वो शब्द कौन से हैं, आइए सर समझने का काम करते हैं। अगर हम सिंस की बात करें तो बेटा जी इसका यूज़ हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। यानी कोई काम स्टार्ट कब हुआ था, ये बात अगर हमें पता हो कब स्टार्ट हुआ था, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, कब स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। और जो फॉर है इसका यूज़ होता है ड्यूरेशन बताने के लिए, यानी कि स्टार्ट कितनी देर पहले हुआ था, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इधर है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, इधर है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी काम को चलते हुए कितना समय हो गया, क्या लगाओगे? वो ड्यूरेशन हो गई, फॉर लगा दोगे। और काम शुरू कब हुआ था, कितनी देर हो गई हमें नहीं पता, लेकिन शुरू कब हुआ था ये पता है, तो सिंस। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो ड्यूरेशन है इसके साथ में हमेशा आप इक्वल में लिख सकते हो, इसके बराबर में आप लिख सकते हो कोई ना कोई चीज़, और इसके इक्वल में कभी भी लिखा नहीं जा सकता, इसके इक्वल में कभी नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इसके इक्वल में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ मीरा 2 दिन से खाना बना रही है, तो 2 दिन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? आप तुरंत कह दोगे सर क्या है, ड्यूरेशन है, तो बेटा फॉर लगेगा। और इसके बराबर में लिख सकते हो ना 2 days इक्वल टू क्या हो गया 48 आवर्स। 2 दिन के बराबर में 48 घंटे लिख सकते हो ना। और अगर मैं इधर कहूँ कि मीरा सोमवार से खाना बना रही है, तो मंडे के इक्वल में कुछ लिखोगे? इसके इक्वल में कुछ लिख पाओगे? नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? सिंस, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। जिसके इक्वल में कुछ लिख सको, जैसे आपने बोला वह 1 हफ्ते से 1 वीक, तो 1 वीक का मतलब आप समझ गए ना 7 डेज, इसके इक्वल में आपने लिख दिया। लेकिन अगर मैं इधर कुछ लिख दूं कि सोमवार से, मंगलवार से, इस तरह की अगर मैं बात लिख दूं, या पिछले मंगलवार से, पिछले सोमवार से, तो वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? सिंस, क्योंकि इसके इक्वल में कुछ नहीं लिखा जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। निश्चित और अनिश्चित के चक्कर में पढ़ोगे तो कभी भी कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगा, इसलिए निश्चित और अनिश्चित के भ्रम से बाहर निकल आइए, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम याद रखिए। इसके अलावा मैं 1-2 बातें और बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पर पार्ट ऑफ ईच डे लिखा हुआ हो, प्रत्येक दिन की बात लिखी गई, दिन के हिस्से का नाम लिखा गया हो, जैसे आप बोलते हो मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, इवनिंग, इस तरह की बातें अगर कहीं पर लिखी हुई हो तो इनके साथ में भी बेटा क्या लगता है? सिंस लगता है, ठीक है। इनके साथ में हमेशा सिंस का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। दूसरी चीज़, जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है,
स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो जीवन की स्टेज होती हैं, जैसे आपने बोला बचपन से कोई काम कर रहा है, तो सिंस चाइल्डहुड लगाओगे, सिंस एडोलसेंस लगाओगे, एडोलसेंस, ठीक है, इस तरह की चीज़ है। यहाँ पर आपको सिंस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अगली कहानी और आती है कि अगर कहीं पर नेम लिखा गया हो, नाम लिखा गया हो, नेम ऑफ डे, दिन का नाम लिखा गया हो, वो तो इसी में आ जाएगा। डेट का नाम लिखा गया हो, डे एंड डेट, ठीक है, डे एंड डेट का नाम लिखा गया हो, तो आप किसका यूज़ करोगे? सिंस का यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर का यूज़ कहाँ करोगे? देखो, फॉर का जो यूज़ करना है आपको, वो करोगे आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगहों पर जहाँ पर नंबर लिखा गया हो, संख्या लिखी गई हो, नंबर ऑफ आवर्स, यानी या तो घंटों की संख्या लिखी गई हो, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 12 घंटे से, या फिर नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या लिखी गई हो, नंबर ऑफ वीक्स, हफ्तों की संख्या लिखी गई हो, नंबर ऑफ मंथ्स, महीनों की संख्या लिखी गई हो, 4 महीने से, 5 महीने से, ईयर्स, सालों की संख्या लिखी गई हो, 5 साल से, 6 साल से। अगर इस तरह की बातें कहीं पर भी मिल रही हैं तो वहाँ पर हमेशा क्या यूज़ करोगे? फॉर। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे भाई? आगे बढ़ा जाए, देखते हैं। लिख लिया सभी ने? मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये रहा है, रही है, समय भी दिया होता है, इसको भूल जाओ, क्योंकि जब बेटा आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करोगे ना, वहाँ रहा है, रही है नहीं लिखा मिलेगा, वहाँ आपको इसी से पहचानना पड़ेगा कि हैज़ बीन, हैव बीन लिखा हुआ है, वर्ब की आईएनजी लिखी हुई है, सिंस या फॉर लिखा हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब एक्टिव पैसिव बनाओगे तब यही चीज़ आपको पहचाननी पड़ेगी। ये हिंदी वाली चीज़ें सिर्फ आपको ट्रांसलेट करते समय आपको मदद करेंगी, लेकिन बाकी टाइम पे आपको इसी से अंदाज़ा लगाना है, ठीक है, कि जहाँ पर सेमी कंप्लीटेड प्रोसेस दी गई हो, जहाँ पर जो एक्शन है वो कुछ पूरी हो गई हो और कुछ चल रही हो। ध्यान रखना, आधी शब्द नहीं बोलना है, कुछ शब्द बोलना है कि कुछ पूरी हो गई हो और कुछ हिस्सा अभी भी बाकी हो, ठीक है। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए हमारे पास में, लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं होता है कि ख़त्म कब होगी, ठीक। और इसमें हैज़ जो लगाते हैं, हैज़ बीन, वो सिंगुलर के साथ लगाते हैं, और हैव बीन जो है वो प्लूरल के साथ लगाते हैं, ठीक है। और इसमें सिंस का जो यूज़ करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ करते हैं, फॉर का जो यूज़ है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम में जो आता है वो आपका पार्ट ऑफ ईच डे आ जाता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ आ जाता है, और नेम ऑफ डे एंड डेट आ जाता है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ आता है ऐसी चीज़ें जिनके इक्वल में हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनके इक्वल में यानी जिनके बराबर में हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। जैसे 2 डे इक्वल टू 48 आवर्स। अगर मैं बोलूँ 2 ईयर्स तो आप बोलोगे 365 गुणा 2 दिन, ठीक है। 2 साल बराबर कितना हो गया? 365 इंटू 2 डेज, ठीक है। तो इस तरह से, और या फिर दिनों की संख्या लिखी गई हो, घंटों की संख्या लिखी गई हो, हफ्तों की संख्या, महीनों की संख्या, या फिर सालों की संख्या लिखी गई हो, तो वहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देख लेते हैं थोड़े से सेंटेंसेस, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यही सेंटेंस मैं बार बार आपके लिए बोल रहा था, चलो पहले इसी को देखते हैं। आप बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं बेटा, मैं एडवांस लेवल भी कराऊंगा, अभी परेशान मत होइए। जिन लोगों को एडवांस लेवल की डाउट्स पूछनी है, दिल खोल के पूछना बेटा, पहले टेंस पूरा समझते, मेरे तरीके से तो समझो, जो आपकी डाउट्स हैं वो भी सॉल्व होंगे, ठीक है। पहले मेरे तरीके से समझिए। सिंस या फॉर क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। जैसे आपने बोला मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? खाना बनाने वाला कौन है? मीरा, ठीक है जी, मीरा। अब मीरा सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। अरे बताओ ना कमेंट बॉक्स में। हाँ जी सिंगुलर है, तो क्या करोगे? हैज़ बीन, मीरा हैज़ बीन। अब क्या कर रही है? खाना बना रही है, तो कुकिंग फूड। मीरा खाना बना रही है, मीरा हैज़ बीन कुकिंग फूड। अब कितनी देर से? 2 घंटे से। तो 2 घंटे क्या हो गए? सिंस या फॉर? अरे क्या घंटों की क्या लिखी हुई है? संख्या लिखी हुई है, तो क्या लगा दोगे? फॉर 2 आवर्स, ठीक है। मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है। अगर मैं बोलूँ मैं 2014 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो क्या करोगे आप इसको? आई, फिर हैव लगाओगे या हैज़ लगाओगे? क्या लगाना पड़ेगा? हैव बीन। आई हैव बीन, मैं 2014 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो अब इसका क्या करोगे? आई हैव बीन। अब पढ़ाना की क्या होती है? टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। कब से? 2014 से। तो क्या ये ड्यूरेशन है या स्टार्टिंग पॉइंट है? साल का नाम है या सालों की संख्या है? साल का नाम है कि मैं
2014 से पढ़ा रहा हूँ, तो आप जब नाम दिया गया है तो उसको आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि डेट दी हुई है, ईयर दी हुई है मेरे पास में, ठीक है। तो सिंस 2014, 2014 से, ठीक है। आपने कहा मेरे पिताजी इस ऑफिस में 1950 से काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, मेरे पिताजी इस ऑफिस में 1950 से काम कर रहे हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले कौन काम कर रहा है, माय फादर, ठीक। अब सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगा दीजिए, माय फादर हैज़ बीन वर्किंग इस ऑफिस में, इन दिस ऑफिस, कब से, 1950 से, तो सिंस 1950, या जो भी आप डेट लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, वे 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या करोगे, दे, वे की आपने सबसे पहले दे लगाया, फिर हैज़ बीन लगाओगे या हैव बीन, बोलो, अरे आप भी बोलो ना, हाँ जी, हैव बीन, क्या लगेगा, हैव बीन, दे हैव बीन, फिर क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान रखना द क्रिकेट नहीं होता, क्योंकि सामान्यतः खेलों के नाम से पहले, स्पोर्ट्स के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप कब से खेल रहे हैं, 2 दिनों से, तो बेटा 2 दिनों के साथ में सिंस लगाओगे या फॉर, अरे बोलो, मार खाओगे, क्या लगेगा, फॉर, क्यों, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है बेटा, शुरू, अच्छा 2 दिन से, तो हमें ये पता है कि शुरू कब किया था, स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं पता ना, 6 बजे शुरू किया, 7 बजे शुरू किया, ये तो नहीं पता ना, हमें ड्यूरेशन पता है कि भैया खेलते हुए उनको 2 घंटे हो गए। जहाँ पर ये चीज़ पता चले कि कोई काम करते हुए कितना समय हो गया है, तो वहाँ पर फॉर लगाते हैं, और जहाँ पर ये बात पता चल रही हो कि कब से शुरू किया था, तो वहाँ सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, फॉर 2 days, ठीक है जी, 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, बात समझ आ गई, कर लोगे पक्का। अच्छा, इसका अब नेगेटिव बना लेते हैं, समझो, जब नेगेटिव बनाते हो, नेगेटिव अगर इस स्ट्रक्चर का अगर नेगेटिव बनाया जाए तो नेगेटिव कैसे बनेगा, ध्यान से समझना, ठीक। तो अगर नेगेटिव बनाना है तो जो बेटा बीन लिखा हुआ है ना, इस बीन से पहले आपको क्या जोड़ देना होता है, इस बीन से पहले आपको नॉट जोड़ देना होता है, बीन बाकी का ज्यों का त्यों रहेगा। ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि हैज़ बीन के बाद में नॉट लगाते हैं, या हैज़ से पहले नॉट लगा देते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं करना है आपको। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले आपको हैज़ या हैव लिखना है, उसके बाद में नॉट लगाना है। जैसे ये वाला सेंटेंस है, मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है, मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है, तो इसका नेगेटिव बनाना जरा, कैसे बनाओगे, मीरा क्या लिखोगे, हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, ठीक है। बाकी आगे कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दो। जैसे अगला लिखा हुआ है, मैं 2014 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इसको नेगेटिव कैसे बोलोगे, मैं 2014 से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन, नॉट कहाँ लगाना है, बीन, हैव और बीन के बीच में, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014, ठीक है। आगे, माई फादर हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1950, मेरे पिताजी इस ऑफिस में 1950 से काम कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, माई फादर हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, सॉरी, इन दिस ऑफिस सिंस 1950। इसी तरह से अगला वाला बनाओगे, दे हैव नॉट बीन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉट बीन यहाँ पर कर दोगे, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोग समझदार हैं, सभी कर लेंगे। वे 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट। तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, ठीक है। आगे है, चलिए आगे तो हो गया यहाँ तक। अब इसका हम बना लेते हैं इंटरोगेटिव। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना सीखते हैं, ठीक है। जब भी आपको इंटरोगेटिव बनाना होता है तो देखो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है हैज़ या हैव। सबसे पहले माय डियर क्या लिखोगे, हैज़ या हैव।
उसके बाद में लिखोगे सब्जेक्ट और फिर लगाओगे बीन। अगर बाबूजी नॉट आ रहा हो ना तो नॉट भी आप इस बीन से पहले ही लगाओगे, बाद में नहीं लिखोगे, ठीक। यानी कि आपको बीन जो है वो बाद में रखना है और हैज़ को आगे उठा के रख देना, सब्जेक्ट जो है वो बीच में रहेगा। बाकी का प्रोसेस जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा, वर्ब की आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा और सिंस या फॉर ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, प्लस टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये इन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसमें, ठीक। ये आपका इंटरोगेटिव होगा जब बाकी क्या से शुरू हो रहा हो। जैसे अगर मैं यहाँ इस सेंटेंस को बना दूँ कि क्या, इस सवाल को बना देते हैं कि क्या मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है, क्या मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है, तो बेटा इसमें क्या पहले लिखा हुआ है ना। जब क्या पहले लिखा हुआ हो तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, हैज़ या हैव। तो अगर मैं मीरा के अकॉर्डिंग लगाने की कोशिश करूं तो मीरा कैसी है, सिंगुलर है, तो आप इसको बनाओगे हैज़, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं तो मीरा, हैज़ मीरा, फिर क्या लिखोगे, बीन, बीन, और खाना बना रही है तो कुकिंग फूड, फिर क्या आएगा 2 घंटे से तो क्या लग जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से अगला देखो, जैसे मान लीजिए आपने कहा क्या मैं 2014 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं यानी क्या से फिर से शुरुआत हो रही है तो आप क्या करोगे, हैज़ या हैव सबसे पहले लगाओगे, तो हैव आई यानी जो हैव है वो आगे आ जाएगा, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014, ठीक है जी। चलो आगे, माय फादर हैज़ बीन, तो इसको आप बताइए क्या मेरे पिताजी, जब क्या प्रारंभ में आ रहा हो तो क्या मेरे पिताजी इस ऑफिस में 1950 से काम कर रहे हैं, तो हैज़ माय फादर बीन, गलत नहीं, क्या करना है, हैज़ माय फादर बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1950, ठीक। अगला वाला, क्या वे 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब क्या पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओगे, मतलब हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, इस तरह से, ठीक। और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा हो, ठीक है, अब चौथे टाइप की बात कर लेते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द को इससे भी पहले रख दोगे, हैज़ हैव से भी पहले रख दिया जाता है उस प्रश्नवाचक शब्द को जो बाकी के बीच में दिया गया होता है, ठीक है भाई। चलो देखो कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा तुम सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक, ये अगला टाइप का सेंटेंस है, इसमें स्टार बनाकर लिखता हूँ, तुम सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी यानी प्रश्नवाचक शब्द, क्योंकि क्या बीच में आया ना, तो जब क्या बीच में आता है तो उसकी जगह पर आपको व्हाट लिखना पड़ता है, तो व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग, तुम के अकॉर्डिंग, तुम सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो, तो तुम के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो व्हाट हैव यू बीन, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ, डूइंग हियर, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर, तुम क्या कर रहे हो, अब क्या बचा, सुबह से, सुबह से सिंस लगाऊं या फॉर, गलत नहीं बताना है, हाँ जी, सुबह से मतलब ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ ईच डे, ये दिन का नाम हो गया, जहाँ पर दिन के पहर का नाम दिया गया हो तो वहाँ पर लगाते हैं सिंस मॉर्निंग, क्या लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। एक बात और समझ लो प्यारे बच्चों, लगे हाथ, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट और समझा दे रहा हूँ, ये स्पेशल नियम है, ये स्पेशल नियम है लास्ट वाले शब्द के लिए, किस शब्द के लिए, लास्ट वाले शब्द के लिए। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट लिखा गया हो, ठीक है, पिछले 10 मिनट से, पिछले 4 दिन से, तो समझो लास्ट के साथ हमेशा सिंस लगाते हैं, लास्ट के साथ हमेशा सिंस लगाते हैं जब अकेला लास्ट लिखा गया हो और फिर कोई टाइम लिखा गया हो, ठीक है। यानी अगर कहीं पर लास्ट डे लिखा हुआ है, लास्ट 10 मिनट लिखा हुआ है, लास्ट 15 या लास्ट 2 आवर्स लिखा हुआ है तो वहाँ पर हमेशा सिंस लगाओगे। लेकिन अगर इस लास्ट से पहले द लिखा गया हो, यानी द लास्ट कहीं पर लिखा गया हो, द लास्ट, उसके बाद में आपका टाइम लिखा गया हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस द लास्ट के लिए हमेशा फॉर का यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि ये द अपने आप में डेफिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये डेफिनेट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप नोट पॉइंट में डाल सकते हैं कि लास्ट प्लस टाइम आ रहा हो तो सिंस लगाना है, और अगर द लास्ट लिखा हुआ है समय अर्थ वही रहेगा। जैसे आपने बोला कि वह पिछले 2 दिन से मुझे
वह पिछले 2 दिन से मुझे परेशान कर रहा है। आप इस तरह से कर सकते हो, वह पिछले 2 दिन से मुझे परेशान कर रहा है। तो अब देखो इसको कैसे करोगे, चलिए थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ एक सेंटेंस, ठीक। पिछले 10 मिनट से तो कैसे करोगे, या पिछले 2 दिन से, देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा ही हैज़ बीन। अब परेशान करना की आप लगा सकते हो टीजिंग मी, ठीक है। ही हैज़ बीन टीजिंग मी या बॉदरिंग मी, बॉदर्ड भी लगा देते हो, ठीक है। बॉदरिंग मी, वह मुझे परेशान कर रहा है। कब से, कब से, 2 दिन से, पिछले 2 दिन से, ठीक है। तो पिछले 2 दिन के लिए आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो सिंस लास्ट 2 डेज, और या फिर चाहो तो आप लगा सकते हो फॉर द लास्ट 2 डेज। लास्ट के साथ में सिंस भी आता है और फॉर भी आता है, लेकिन फॉर कब आता है, जब द लिखा गया हो। सिंस कब आता है, जब अकेला लास्ट लिखा गया हो। इस तरह की सिचुएशन, ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब आपके लिए ये जो एक्सरसाइज लिखी हुई है, ये जो एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है ना, इसको आपको ट्रांसलेट करके आंसर देने हैं। ध्यान रखें, आंसर आपको करने हैं बेटा, आप करते नहीं हो, ठीक है। और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए करे ना, तो उसके बाद में आप एक बार ज़रूर बोल दिया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स, आपके लाइक जो हैं वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, आपके लिए काम करने की प्रेरणा देते हैं। और अगर आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा, आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता रहूँगा। ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, इसको मैं रिकॉर्ड पहले ही कर चुका होता हूँ। तो अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है 8650152798, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जिन लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है वो आएँ, क्लास का आनंद लें, ठीक है। आज के लिए हम क्लास यहीं तक रखते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि किस किस शहर से आप हमारी वीडियो को देख रहे थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, keep supporting us, thanks for supporting us, keep watching us, bye bye।